हम उन मामलों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पत्नी अपराधी बन जाती है, जहां पत्नी ही अपने पति की हत्या की प्लानिंग और उसे अंजाम देती है। ये इंसिडेंट्स हालांकि स्टैटिस्टिकली कम है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ रही है और ये तेजी से सेंसेशनल होते जा रहे हैं, जो शादी के इंस्टीट्यूशन के भीतर छिपी गहरी दरारों को उजागर करते हैं। यह ट्रेंड हमें अपने समाज के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ गुस्से के पल में किए गए पैशन के सिंपल क्राइम नहीं है। इन मामलों में से कई में सावधानी पूर्वक प्लानिंग, कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन और जटिल कवर अप शामिल हैं। ये विश्वासघात की कहानियां हैं जो उस भरोसे की नींव को हिला देती है जिस पर एक परिवार बना होता है। मोटिव जितने अलग हैं उतने ही डिस्टर्बिंग भी। इलिसिट अफेयर्स, फाइनेंशियल ग्रीड, लॉन्ग टर्म इमोशनल एब्यूज और फ्रीडम की डिजायर, ये कुछ कारण हैं। हर केस एक कॉम्प्लेक्स पजल है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी जो सबसे इंटीमेट सेटिंग्स में सामने आती है, घर। चलिए 1995 के दिल्ली में वापस चलते हैं। यह एक ऐसा केस था जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। इसे कुख्यात तंदूर मर्डर केस के नाम से जाना गया। सुशील शर्मा एक यूथ कांग्रेस लीडर, नैना सहनी ऊपर से देखने में वे एक पावर कपल थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनका रिश्ता शक और ईर्ष्या था। सुशील शर्मा बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। उन्हें शक था कि नैना किसी पुराने क्लासमेट के साथ अफेयर में है। शक बढ़ा और ऑब्सेशन बन गया, जो 2 जुलाई 1995 की रात को हिंसा में बदल गया। यह केवल मर्डर नहीं था, अस्तित्व मिटाने की कोशिश थी। हत्या क्रूर थी। बहस के दौरान गुस्से में आकर सुशील ने रिवॉल्वर से नैना को घर में गोली मारी। इसके बाद और भी डरावना हुआ। शव को ठिकाने लगाने के लिए शर्मा ने एक असंभावित रास्ता अपनाया। वे शव को बगिया बारबेक्यू ले गए। वहां उन्होंने रेस्टोरेंट के बड़े मिट्टी के ओवन, तंदूर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शरीर को टुकड़ों में काटा गया, उस पर मक्खन डाला गया और तंदूर की तेज गर्मी में जलाने की कोशिश की गई। अब हम 1990 के दशक की शुरुआत में बैंगलोर के एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसकी कहानी किसी गॉथिक नोवेल से निकली हुई लगती है। यह शकेरेह खलीली का केस है, जो मैसूर के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती थीं। वह रॉयल्टी व दौलत प्रॉपर्टी की मालकिन थीं। 1986 में अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद उन्होंने अपने दूसरे पति से शादी की, मुरली मनोहर मिश्रा, जो खुद को स्वामी श्रद्धानंद कहते थे। शकेरेह उनकी करिश्माई पर्सनैलिटी से प्रभावित थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वे उन्हें एक बेटा दिलवा सकेंगे, पर उनकी नजर दौलत पर थी। श्रद्धानंद ने सालों तक शकेरेह की संपत्ति पर कब्जा करने की चाल चली। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिलवाई। उन्हें परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया गया। बेटियां चिंतित हुईं। मां से संपर्क मुश्किल हो रहा था। श्रद्धानंद बहाने बनाते थे, यह कहते हुए कि वह एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं या बस बात नहीं करना चाहती। 1990 में लालच ने उन्हें खतरनाक योजना की ओर धकेला। उन्होंने शकेरेह को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। श्रद्धानंद ने चाय में नींद की गोलियां मिलाई। शकेरेह को लकड़ी के कस्टम ताबूत में रखा गया। चलिए मुंबई चलते हैं, सपनों के शहर में, जहां एम्बिशन, पैशन कभी कभी एक बुरे सपने में बदल सकते हैं। यह 2008 के नीरज ग्रोवर मर्डर केस की कहानी है। इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डार्क अंडरबेली को एक्सपोज किया। नीरज ग्रोवर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। वे एक टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। मारिया सुसायराज कन्नड़ सिनेमा की एक युवा एस्पायरिंग एक्ट्रेस, जिन्हें नीरज बॉलीवुड में मदद कर रहे थे। मारिया की मंगेतर नेवल ऑफिसर एमिले जेरोम मैथ्यू पजेसिव और ईर्ष्यालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। नीरज और मारिया का रिश्ता प्रोफेशनल और फ्रेंडली बताया गया। एमिले के लिए तीव्र संदेह का स्रोत बन गया। यह ट्रेजेडी 7 मई 2008 को हुई। नीरज मल्लाड में मारिया के अपार्टमेंट में थे। उन्हें सेटल करने में मदद कर रहे थे। कोच्चि में तैनात एमिले फोन पर बातचीत कर रहे थे। बैकग्राउंड में नीरज की आवाज सुनकर गुस्सा हुए। ईर्ष्या से ग्रसित होकर उन्होंने मुंबई के लिए पहली फ्लाइट ली। सुबह सुबह वे मारिया के अपार्टमेंट पहुंच गए। यह अगला केस शायद हाल के समय के सबसे कॉम्प्लेक्स और हैरान कर देने वाले मामलों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न है। हम शीना बोरा मर्डर केस की बात कर रहे हैं। यह मामला 2015 में सामने आया और मीडिया एग्जीक्यूट इंद्रानी मुखर्जी केंद्र में थी। सालों तक इंद्रानी ने शीना को दुनिया के सामने अपनी बहन के रूप में पेश किया था। शीना रिलेशनशिप में थी राहुल मुखर्जी के साथ। दुनिया यही मानती रही जब तक एक चौंकाने वाला खुलासा नहीं आया। खुलासा, शीना असल में इंद्रानी की बेटी थी। कथित क्राइम अप्रैल 2012 में हुआ था।
प्रोसिक्यूशन के अनुसार आरोपियों में शामिल थे इंद्रानी मुखर्जी, प्रोसिक्यूशन के अनुसार उसके पूर्व पति संजीव खन्ना, प्रोसिक्यूशन के अनुसार, और उनका ड्राइवर श्यामवर राय। मोटिव क्या थे? फाइनेंशियल विवाद मोटिव क्या थे? राहुल के साथ शीना के रिश्ते पर आपत्ति और मोटिव, यह डर की सच्चाई उजागर हो सकती थी। प्रोसिक्यूशन का दावा है कि तीनों ने मुंबई की एक कार में शीना को उठाया, कार के अंदर उसे गला घोंटकर मार दिया गया, फिर शव को रायगढ़ के दूरदराज जंगल में ले जाया गया। वहां आरोपियों ने शव पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आधे जले हुए अवशेष एक सूटकेस में झाड़ियों में छोड़ दिए गए। जब एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या जैसा शॉकिंग क्राइम देश के सबसे बड़े कोर्ट में पहुंचता है तो उसका जजमेंट एक मिसाल कायम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे कई मामलों को डील किया है और उसके ऑब्जर्वेशंस एक महत्वपूर्ण लेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से हम इन त्रासदियों के लीगल और सोशल डायमेंशंस को समझ सकते हैं। कोर्ट सिर्फ हत्या के एक्ट को नहीं देखता, वह परिस्थितियों, मोटिव, आरोपी की मानसिक अवस्था और रिश्ते की प्रकृति में गहराई से उतरता है। ये जजमेंट सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वे ह्यूमन बिहेवियर और मैरिटल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी पर कमेंट्री है। कोर्ट अक्सर प्रीमेडिटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर और गंभीर और अचानक उकसावे के तहत किए गए क्राइम के बीच अंतर करते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला है बसंती बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1987। इस मामले में पत्नी बसंती पर अपने पति की हत्या का आरोप था। एविडेंस ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर रहने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। उसने जोर दिया कि एविडेंस की चेन इतनी कंप्लीट होनी चाहिए। आज हमने जिन कहानियों को एक्सप्लोर किया है वे सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइन या ट्रू क्राइम टेल से कहीं ज्यादा हैं। वे हमारे समाज को दिखाया गया एक डिस्टर्बिंग मिरर है। छिपे हुए तनावों, शांत रोषों और कम्युनिकेशन के पूरी तरह से टूट जाने को दर्शाते हैं जो एक पवित्र रिश्ते को एक जानलेवा जाल में बदल सकते हैं। हर केस क्रूर तंदूर हत्याकांड से लेकर जटिल शीना बोरा गाथा तक इस ब्रेकडाउन के एक अलग पहलू को उजागर करता है। वे हमें एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं कि घर हमेशा एक सुरक्षित ठिकाना नहीं होता और जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वह सबसे एक्सट्रीम परिस्थितियों में आपका सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये घटनाएं एक गहरी सामाजिक बीमारी का संकेत हैं जिसे हम अब और इग्नोर नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के खिलाफ ऐसा अपरिवर्तनीय कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? लालच, ईर्ष्या, एक अपमानजनक या असंतोषजनक शादी से आजादी की इच्छा, समाधान, डर में जीना नहीं है बल्कि रिश्तों के भीतर खुलेपन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट का माहौल बनाना है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सचमुच अपने पार्टनर्स की बात सुन रहे हैं?